सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी देखते हैं 2020 के दो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर और एक क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। हम ये टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसको समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ लेजर। लेजर नाम का वर्ड होता है, इसका क्या मतलब है। लेजर समझ लो एक बुक है जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड आपने रखे हुए हैं। तो दो तरीके के लेजर्स होते हैं, एक हो गया सेंट्रलाइज लेजर और एक हो गया डिसेंट्रलाइज लेजर। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि वो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसी एक जगह पर रखी होगी। जैसे कि मान लो ये कोई बैंक है, तो बैंक में ये बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स आते हैं, अपना जो भी उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है और उनसे रिलेटेड जो डाटा है ट्रांजैक्शंस का, वो कहाँ सेव है, इस पर्टिकुलर बैंक में सेव है। और बैंक के पास ही अथॉरिटी है, बैंक के पास है कि उस डाटा को किस तरह से रखना है। इन लोगों का कोई रोल नहीं है। कल लेट अस सपोज बैंक अगर उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे डाटा में, तो वो लोग नहीं पता कर पाएंगे कि क्या ये सही था या ये गलत था। ऐसा जनरली होता नहीं है। जनरली बैंक अपना डाटा 2-3 जगह रखता है, लेकिन ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सेंट्रल बैंक के पास सारी पावर है, सारी अथॉरिटी है, ठीक है ना। और सभी लोग डिपेंडेंट हैं सेंट्रल पार्टी पर या सेंट्रल बैंक पर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहता है कि जो भी डाटा है रिकॉर्ड्स का, लेजर जो भी है वो सभी लोगों के साथ या सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होगा। लेकिन ये पार्टिसिपेंट्स इस डाटा में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और लेट अस सपोज कोई इनमें से डाटा को चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास तो डाटा इस तरह से है, आपने चेंजेस करें तो मतलब आपने गड़बड़ करी है। तो करप्शन को प्रिवेंट करता है ये। और सभी लोग, सभी पार्टी इस तरह से रिकॉर्ड्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आपको अब समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। ब्लॉक्स की एक चेन है और वो यूज कर रही है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को, मतलब सभी के पास वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहेंगे। तो पर्पस क्या है इस पूरी टेक्नोलॉजी का? एक सबसे बड़ा पर्पस है कि प्रिवेंट करप्शन। किसी भी तरीके से कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो हमें उसे रोकना है। और ये सिस्टम कैसा हुआ? डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी नहीं है। सभी लोगों के साथ वो सिस्टम शेयर करेगा डाटा को। मतलब हम लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के साथ वो डाटा शेयर्ड होगा और कोई भी इसमें ना चेंजेस नहीं कर पाएगा। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पीछे का कोई डाटा है, 2018 का कोई डाटा है, तो आज 2021 में कोई जाकर उस डाटा को चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है यहाँ पर। क्रिप्टोग्राफी का मतलब हो गया, जो डाटा है हम उसको क्रिप्टिक फॉर्म में यूज करेंगे कि कोई उसको आसानी से पढ़ ना सके। मल्टीपल लोकेशन में डाटा स्टोर होगा और करप्शन को हमें बचाना है और किसी भी तरीके से कोई सेंट्रल अथॉरिटी उस नेटवर्क के लिए इन्वॉल्व नहीं है। सभी लोग या सभी नोड्स या सभी सिस्टम्स जहां पर वो डाटा शेयर हो रहा है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ कि मान लो एक ट्रांजैक्शन हो रही है और एक बैंक में, बैंक एग्जाम्पल अगर लें तो एक बैंक में तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो उस ट्रांजैक्शन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कोडेड फॉर्म में कर दिया ताकि कोई आसानी से ना पढ़ सके। और इस तरीके से बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने क्या करा, एक ब्लॉक में डाला, एक बॉक्स में डाला। तो ये सिस्टम कर रहा है। ये हम बोल रहे हैं बॉक्स है, पर ये फिजिकली नहीं है, ये सिस्टम में स्पेस है। इस ब्लॉक में वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड डाला जाएगा। तो ये बॉक्स लेट अस सपोज फिल हो गया, इसकी स्पेस फिल हो गई। हमने इस ब्लॉक को एक स्पेशल यूनिक हैशटैग दिया हुआ है और उस हैशटैग का स्पेशल नंबर है। तो ब्लॉक्स का एक यूनिक आईडी हैशटैग करके हम यूज़ करते हैं, एक स्पेशल यूनिक नंबर। ये ब्लॉक को जब ये फिल हो जाएगा तो हमने इसे कहाँ ऐड कर दिया, एक चेन में ऐड कर दिया। तो इससे पहले ये नंबर था, इससे पहले ये नंबर था, और इस तरीके से ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं और उनकी चेन बनती जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ये डिफरेंट नोड्स हैं जो लोग इन सिस्टम्स को हैंडल कर रहे हैं। तो हमने ये चेन सभी के साथ शेयर करी। अब ये चेन सबके साथ शेयर हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्या था, ये अगर कोई चेंजेस मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लेट अस सपोज चेंजेस हो गए पर यहाँ नहीं हो पाएंगे, यहाँ भी नहीं हो पाएंगे, यहाँ भी नहीं हो पाएंगे। और इस तरह से ये सभी सिस्टम्स बोलेंगे कि हमारा डाटा मैच कर रहा है, आपका डाटा मैच नहीं कर रहा, आपने कुछ गड़बड़ करी है। पहली बात तो वो कर नहीं पाएगा, और किसी तरीके से अगर कर भी लिया तो पकड़ा जाएगा।
लेकिन अगर अब एक नया ब्लॉक आता है, उसका एक हैशटैग नया यूनिक आईडी है, तो वो अब क्या होगा, पीछे यहाँ पर ऐड होता जाएगा और इस तरह से क्या होगा, ब्लॉक चेन बनती जाएगी और एक सिस्टम क्रिएट होगा जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और किसी भी तरीके की करप्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस मैंने अभी बैंकिंग में समझाया आपको, इसके एप्लीकेशंस हर जगह हैं, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, इनफैक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो पिछली क्लास में मैंने समझाया था, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल आईडी, इनफैक्ट वोटिंग में भी इसका रोल है। वोटिंग में कैसे रोल है, अगर लोग अपना वोट डाल रहे हैं तो वो एक ट्रांजेक्शन की तरह है। इस आदमी ने अपना वोट डाला, ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन की तरह हो गई। इसको हमने क्या करा, कोड कर दिया, क्रिप्ट कर दिया इसको, और इसको हमने क्या किया, सिस्टम में जैसे ही डाला, ईवीएम मशीन्स होती हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स, उसमें सिस्टम में जाएगा वो वोट जब सिस्टम में जाएगा तो बहुत सारे लोगों का ट्रांजेक्शन सेव होकर एक ब्लॉक में एक यूनिक हैशटैग के साथ सेव हो जाएगा और फिर ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉक्स की चेन बन जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स की क्या बन गई, चेन बन गई। और जब चेन बन गई तो फिर ये सिस्टम किसके साथ यूज़ होगा, डिफरेंट नोड्स, जैसे कि मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिस्टम होगा, स्टेट लेवल पर एक सिस्टम होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा जो इस सिस्टम को देख रहा होगा, और सभी जगह ये वोट जो होगा इस इंडिविजुअल का जो कोडेड फॉर्म में है वो सब जगह सेव हो जाएगा। अब कुछ नेता लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि यह ईवीएम मशीन ख़राब थी, इसमें गड़बड़ हुई है, इसमें चेंजेस हुए हैं। तो किसी भी लेवल पर अगर मान लो गड़बड़ी होती भी है किसी भी लेवल पर, तो बाकी जगह तो डाटा डिफरेंट आएगा। वो बोलेंगे नहीं हमारा सबका मैच कर रहा है, आपका मैच नहीं कर रहा, मतलब यहाँ कहीं किसी ने गड़बड़ करी है। या फिर हम क्लियरली बोल पाएंगे कि देखो सब जगह डाटा सेम है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन हुए हैं, कोई भी घपला नहीं हुआ है। ठीक है, अब कुछ रीसेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगी, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में या कंक्लूजन पार्ट में आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आपको पता है ये बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, इसका ये मानना है कि 10% ग्लोबल जीडीपी जो होगी फ्यूचर में 2025 तक, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर होगी। ये बहुत बड़ी बात है। 10% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, मतलब समझ रहे हो तुम कितनी बड़ी बात हो गई। मई 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल उसने पब्लिश करे अपने प्रिसाइडो प्रिंसिपल्स। अब यूपीएससी क्या करेगा ना, आपसे पूछेगा प्रीलिम्स में कि प्रिसाइडो प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है। प्रिसाइडो प्रिंसिपल्स XYZ वो 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो आपको तो पहले ये बात पता होनी चाहिए ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि ये इन्हें ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है। तो कल ये नाम प्रिसाइडो नहीं भी आता है तो ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स की फॉर्म में आ सकता है। अब इसके 4 पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन का राइट होना चाहिए। कोई भी अगर जुड़ा हुआ है उस सिस्टम से, उसका इन्फॉर्मेशन है, तो उसको उसका राइट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को जानने का, सिस्टम को जानने का। दूसरा, उसके पास वो हक होना चाहिए कि वो अपने डाटा को खुद ओन करे और मैनेज करे। और तीसरा ये है कि उसका डाटा प्रोटेक्शन की उसको राइट होना चाहिए, उसको गारंटी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि आपने कहा कि एक डाटा एक बार स्टोर हो गया तो उसे चेंज नहीं कर सकते, तो किसी तरीके का ना ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई डाटा अगर फॉल्स चला गया है तो उसको हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें। इंडिया लेवल पर नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग ने एक इंडिया चेन करके प्लेटफॉर्म बनाया है ब्लॉकचेन का, और वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इसको शेयर कर रहा है कि इंडिया के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी इस तरह के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। स्टेट लेवल पर आंध्र प्रदेश लैंड के रिकॉर्ड्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यूज कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। और वेस्ट बंगाल में बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं जो न्यू बॉर्न के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू रजिस्टर हो रहे हैं। तो एक बार किसी का नाम रजिस्टर हो जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ जाता है, तो उसके बाद वो डाटा को मैनिपुलेट कभी फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट एक बड़ी चीज़ हो गई। तो आपको ना ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स अगर एग्जाम में लिखने को आते हैं, क्योंकि क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मेंस में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐसे पूछा था यूपीएससी ने। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसके बारे में हम कभी भी नहीं कह सकते कि यूपीएससी जो है किस तरह से उस पर क्वेश्चन बनाएगा। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड एट योर एंड। अब इस टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस को अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस्टली है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। इमेंस एनर्जी यूज़ हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रही है और उसको आप सब इंटरनेट नोड से कनेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिवाइसेस से शेयरिंग हो रही है उन सब की, तो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। प्राइवेसी का इशू है, आपको कहीं ना कहीं एक डर लगता है कि टेक्नोलॉजी है तो फ्यूचर में क्या पता कि डाटा को किसी तरीके से लीक कर लिया जाए, हम इतनी श्योरिटी से तो नहीं कह सकते। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक एक्ट बने जो ये बताए कि क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए, और ये चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं प्रिसाइडो प्रिंसिपल से जो बन गए हैं। और एक इरिवर्सिबिलिटी ऑफ डाटा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन डल गई तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है।
तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। क्रिप्टो करेंसी के नाम से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। अब क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या? क्रिप्टो का मतलब है कि वो कोडेड फॉर्म में है करेंसी आपके पास सिस्टम में, और उसे आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने के लिए ऑनलाइन। और वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर रही है। कोडेड फॉर्म है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। आपने देख ही लिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो किस तरह से कितना मुश्किल है उस चीज़ को चेंज करना, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में इसका यूज़ हो रहा है। इस तरीके के हम फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा एथेरियम या लाइट कॉइन भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, और डिफरेंट और क्रिप्टो करेंसीज अब तो लॉन्च हो गई हैं। ये सिक्का या हमें इस तरह से कॉइन दिख रहा है, पर ये एक्चुअली में रियलिटी में फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, और सिर्फ किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में, बस एक कोड है। ये रिपल नाम की भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो यूएसए रिपल लैब्स की है। फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, और ये बार अनाउंसमेंट हो रही है 2021 में लॉन्च होने वाली है। बार होती है कि ये होगी, फिर होगी, अब डिले हो गई है। तो आप इसका ये न्यूज़ में है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फेसबुक की अपनी एक लिब्रा करेंसी है, मैच द कॉलम में आ गया तो आप कर सकते हैं उसको। अब वर्चुअल करेंसीज क्या होते हैं? वर्चुअल करेंसी देखो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं। तो वो करेंसी जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप ऑनलाइन उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हो गई वर्चुअल करेंसी। उसको आपने कोडेड कर दिया तो वो हो गई क्रिप्टो करेंसीज, और फिर उन क्रिप्टो करेंसीज को हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, तो वो उसका सबसेट हो गया, जैसे कि बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के लिए बोला जाता है कि सतोशी नाकामोटो नाम के एक फाउंडर थे जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया और उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश का नाम दिया, क्रिप्टो करेंसी फाउंड करी है उन्होंने। ऐसा कहते हैं कि ये बस एक नाम है जिसको यूज़ करा गया अकाउंट बनाने के लिए, एंड सम पीपल हैव कम अक्रॉस कि हम है सतोशी नाकामोटो, सो दैट इज़ इररेलेवेंट राइट नाउ, बट यू शुड नो दैट ही इज़ द फाउंडर समवेयर। पीयर टू पीयर रेगुलेशन हो रहा है, कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं है, कोई डिफाइंड इसकी डेफिनेशन नहीं है कहीं ना कहीं, और पीयर टू पीयर रेगुलेशन है। अब न्यूज़ देखो क्या आई, अप्रैल 2018 में आरबीआई ने बोला, एक सर्कुलर निकाल दिया कि हम वर्चुअल करेंसीज को बैन कर रहे हैं या प्रोहिबिट कर रहे हैं। और उसने सर्कुलर ऐसे नहीं निकाला, उसने कहा कि चलो जो भी बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो भी हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट करेंगे यूज़ करना, उसके अगेंस्ट कोई लोन वगैरह किसी को नहीं देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है ना यार, आप अगर किसी को लोन ही नहीं दोगे क्रिप्टो करेंसीज के हिसाब से, तो क्रिप्टो करेंसी फिर लोग यूज़ ही क्यों करेंगे, लोग उसकी लेन देन क्यों ही करेंगे? फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, कंट्री में प्रोहिबिट होता जाएगा और लोग उसको नहीं यूज़ करेंगे। अब क्या हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने ये एलिगेशन लगाई आरबीआई पे कि ये सर्कुलर गलत है, हम क्रिप्टो करेंसी को तो एक कमोडिटी मानते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम तो क्रिप्टो करेंसी को एक कमोडिटी मानते हैं, जैसे कि आप कपड़े खरीदते हो ऑनलाइन, इस तरीके से हम बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ये तो एक कमोडिटी है, रियल मनी थोड़ा ना है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई एक बात बताओ, क्या क्रिप्टो करेंसीज आने से या वर्चुअल करेंसीज आने से देश में हमारी कंट्री को कुछ नुकसान हुआ है? क्योंकि आरबीआई का ये मानना था कि अगर क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज हमारी मार्केट में आती हैं तो लोगों का रियल मनी पर भरोसा ख़त्म हो सकता है, और रियल मनी भी कहीं ना कहीं वॉलेटाइल हो सकता है, और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मनी की, ये ख़त्म हो सकती है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी मनी सप्लाई या मनी एक्सचेंज वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आरबीआई वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ दिस फैक्ट, ऑब्वियसली 2 साल पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इससे हमें कुछ नुकसान हुआ है, क्या हमें कोई लॉस हुआ है रियल करेंसी पर, क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? तो आरबीआई वॉज नॉट मच आंसरेबल कि नहीं, ऐसा भी कुछ हुआ तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने कोई डिजिटल करेंसी निकाली है कि लोगों को ऑप्शन मिले? कोई ऑप्शन दिया है आपने? चलो लोग वर्चुअल करेंसी नहीं कर रहे यूज़, प्रोहिबिट कर रहे हैं हम उसका यूज़, तो क्या आपने कोई ऑप्शन दिया है? नहीं, आपने कोई ऑप्शन भी नहीं दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वर्चुअल करेंसी को हम कंप्लीटली प्रोहिबिट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को स्ट्रक कर दिया, स्ट्रक डाउन द बैन ऑन वर्चुअल करेंसी, और लोगों को बोला कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली कि ना तो ये कमोडिटी है और ना ही ये रियल मनी है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि वर्चुअल करेंसीज ना ही कमोडिटी हैं और ना ही रियल मनी है। यूपीएससी इस पे एक सेंटेंस या एक ऑप्शन बना सकता है।
जापान एक ऐसा एग्जाम्पल है, अगर किसी कंट्री का आपको एग्जाम्पल देना हो कि इंडिया में बैन है लेकिन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर अभी भी हो रहा है और इसको आप सपोर्ट में कहते हो कि बाकी कंट्रीज़ में भी तो हो रहा है तो क्यों ना हम भी करें, तो जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ उसने लीगल करा इसको 2017 में। तो वर्चुअल करेंसीज पर, क्रिप्टो करेंसीज पर मेंस में क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको आप टैकल कर पाएंगे। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ईजी टू यूज़ है, सिंपल है, डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल मोड में है, तो ईजी टू यूज़ भी है और ईजी टू स्टोर भी है। लोगों के पास एक चॉइस आती है कि वो फिजिकल करेंसी को यूज़ करें या डिजिटल करेंसी को। काउंटरफीट करना मुश्किल है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है अगर, तो हम ऑब्वियसली उस फिजिकल करेंसी को तो क्या करते हैं, नकली नोट बना लेते हैं, लेकिन इसको कैसे हम काउंटरफीट करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा एक तो टैलेंट चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, और उस नॉलेज के बाद फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ब्रीच करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हाईली सिक्योर है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और इंटरनेशनल यूसेज है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड यूसेज है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया इसमें पीछे रह जाए। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज आपके पास 100 रुपये का नोट है, कल आपको पता चले उसकी वैल्यू 20 रुपये गिर गई है, वो 80 रुपये के लेवल पे ही रह गया है, तो आपको कितना दुख होगा। आज इतने रुपए हैं, कल चेंज हो गए। मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यू प्लस और माइनस होती रहती है और कभी भी क्रैश कर सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है ये। मनी सप्लाई मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। आरबीआई हमारी कंट्री में एक सेंट्रल अथॉरिटी है, मनी सप्लाई का ध्यान रखती है, पर क्रिप्टो करेंसीज के रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसी सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं। आज आपके अकाउंट में सिस्टम में दिखा रहा है भाई आपके पास कुछ XYZ करके बिटकॉइंस थे, लेकिन आपका अकाउंट हैक हो गया और आपके वो बिटकॉइंस अब नहीं है, क्योंकि बस वो एक क्या है, एक कोड ही तो है, वो कोड किसी और के हाथ में, तो उसका ख़त्म। किसी तरीके से वो अगर आपके सिस्टम को हैक कर सके, मिसयूज़ हो सकता है उसका, कि टैक्स एवेजन हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। और आरबीआई इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में तो इंडिया क्या करेगा, उसके पास तो कोई एक्ट भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिटकॉइन ना ऐसे ही आपको मिल नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं वो, और बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स उसमें लगते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर से वो एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकते और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें। तो अगर कोई एक्सट्रैक्ट करता है बिटकॉइंस को इंटरनेट से तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, और इरिवर्सिबिलिटी तो आपको पता ही है, अगर ब्लॉकचेन में आपने कुछ डाटा डाला है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी डिसएडवांटेज था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फिर डिफरेंस क्या है। और यूपीएससी यहाँ आपको क्वेश्चन बना के परेशान कर सकता है और वो आपसे बोलेगा डिजिटल करेंसीज आर फुली सेंट्रलाइज्ड, और आप बोलोगे वर्चुअल करेंसी मैंने पढ़ा हुआ है, वो तो डिसेंट्रलाइज थी, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं थी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत लग रहा है। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट निकालती है, कंट्री लेवल पे निकलता है, फुली सेंट्रलाइज्ड होता है, वो रेगुलेटेड आपके फिजिकल मनी की तरह होता है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है और वो किसी भी बॉडी से रेगुलेट नहीं हो रही है, हमने पीछे देखा है। लेकिन डिजिटल करेंसी ऐसा नहीं है। चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी निकालने की बात करी है और इंडिया भी अपनी डिजिटल करेंसी निकालने की बात कर रहा है। मैं भी बताऊंगा आपको, इसका लीगल फ्रेमवर्क होता है पर इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, इट इज़ नॉट। एंड ये डाटा को, ट्रांजेक्शन्स को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर या आरबीआई अगर लीगल फ्रेमवर्क बना रही है या उस मनी सप्लाई का कंट्रोल कर रही है तो वो ट्रांजेक्शन को क्यों रिलीज़ करेगा, वो इन्फॉर्मेशन क्यों रिलीज़ करेगा, वो सीक्रेट रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सभी डाटा जो होता है वो विजिबल होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, सभी के पास वो डाटा है। लेट्स से कि वो डाटा अगर है भी तो क्रिप्टिक फॉर्म में है ना, तो लेकिन यहाँ पर कोई एनक्रिप्शन नहीं है। तो प्लीज़ इन डिफरेंसेस को ध्यान रखें। आरबीआई वर्क कर रहा है एक नई डिजिटल करेंसी निकालने के लिए और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करेगा। यहाँ पर डिजिटल करेंसी के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, और ये फरवरी की ही न्यूज़ है। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने ये न्यूज़ बोली थी कि रिसेंटली हम जल्दी से एक एक्ट बनाएंगे जहाँ हम डिजिटल करेंसी को कंट्री में लॉन्च करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन इंटेलिजेंस को अगर कोई मशीन रेप्लिकेट कर पाए या उस टास्क को एकम्प्लिश कर पाए तो हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि अभी इसके छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखते भी होंगे कि फेसबुक में आपको सजेशंस आने लगते हैं कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन है, उन्हें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। या आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड का एक शू या क्लोथ कोई आपने ऑनलाइन सर्च किया तो फिर आपको उसी तरीके के ब्रांड के शूज़ या उसी तरीके के क्लोथ्स आपको एडवर्टीजमेंट्स की फॉर्म में मोबाइल में आने लगते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, लेकिन अब इसका ना एप्लीकेशन धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। तो 3 टर्म है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कहीं आपको कंफ्यूज करा जाए तो। डीप लर्निंग ये हुआ कि किसी मशीन को हमने बहुत ज़्यादा क्या दिया, डाटा दिया, और डाटा से उसने क्या किया, उन चीज़ों को लर्न कर लिया। ठीक है, उसने लर्न कर लिया। अब उस डाटा को लर्न करने के बाद
मशीन ने एक्सपीरियंस करा कि क्या इन्फॉर्मेशन थी, और उससे उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को, मशीन ने अपने एक्सपीरियंस से उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, इम्प्रूव किया, है ना, बाय इटसेल्फ। और फिर उस मशीन उस डाटा की अपने एक्सपीरियंस की लर्निंग को यूज़ कर रही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वो उसको मिमिक कर पाए, तब हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। ओके, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस तरीके की एप्लीकेशंस अगर यूपीएससी आपसे पूछता है तो आप देखिए, एग्रीकल्चर में भी उसके एप्लीकेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, सर्विसेज में भी हैं। एग्रीकल्चर में क्या है कि एक्यूरेट वेदर क्या रहेगा, अगर वो फोरकास्ट कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू तो बहुत बढ़िया बात है, फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा। वार्निंग ऑफ पेस्ट, अटैक होने वाला है कोई पर्टिकुलर, और प्रीवियस डाटा अगर इन्फॉर्मेशन अगर मशीन के पास है तो वो बता देगा कि इस तरीके से पहले भी हो चुका है, ये टाइम होता है, ये ह्यूमिडिटी, ये मॉइस्चर होना चाहिए एयर में, तो इस तरह से पेस्ट अटैक कर सकते हैं। और फिर एग्रीकल्चर में भी एक प्रिसीजन आएगा कि कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना है, इस सॉइल के लिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कौन से लैकिंग हैं जिनको यूज़ करना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन में यूज़ करना चाहिए, ये डाटा आपको मशीन बता देगी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होगा कि भाई सपोर्ट करे इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये होगा कि इन्वेंट्री में आपका सामान कितना पड़ा है, नेक्स्ट ईयर आपको कितना चाहिए, मशीन आपको बता दे, या मशीन ये डिमांड बता दे कि अब आपको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए इस साल और अगले साल के लिए क्या आपका टारगेट होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में कस्टमर सपोर्ट, जैसे एसबीआई का एक एसबीआई इंटेलिजेंट एजेंट है, तो वो एजेंट जैसे सिया है, इस तरह से एक फोटोग्राफ है, और वो इंटेलिजेंटली आपको बताती है कि इस तरीके के एसबीआई की ये सर्विसेज हैं और ये आप अवेल कर सकते हैं। तो ये आपका एक चैट असिस्टेंट है, ठीक है। और अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन भी बता पाएगा कि सर्विसेज में आप किस तरह से कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे तो डायग्नोस्टिक हो सकता है, अर्ली वार्निंग हो सकता है किसी डिजीज़ का, आउटब्रेक का, तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि कोरोना ने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। इतने सारे डाटा को एडवांस में यूज़ करके अगर ये मशीन बता सके कि कोई और आउटब्रेक होने वाला है तो कंट्री के लिए वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन या मेडिसिन, बहुत सारा डाटा है कि वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या क्या उसके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और ये डाटा मशीन को दिया जाए तो नई वैक्सीन बनाने में भी वो डाटा हेल्पफुल हो सकता है। एजुकेशन लेवल पर वो स्टूडेंट को सपोर्ट करेगा कि भाई स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड कोर्स मॉड्यूल दिया जाए। मतलब एक स्टूडेंट है वो बहुत ही स्लो लर्नर है, दूसरा स्टूडेंट है वो एक थोड़ा फास्ट लर्नर है, तो मशीन अपने आप अपने मॉड्यूल को चेंज कर लेगी कि फास्ट लर्नर है तो उसको उस तरह के क्वेश्चन दिए जाएँ जो उसके लिए अच्छे हों लर्निंग के लिए, और स्लो वाले को थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिए जाएँ, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाया जाए। या मोबिलिटी में कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वो बता दें कि कितना डिस्टेंस है दो गाड़ियों के बीच में, या कौन सी लेन में आपको चलना है, क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए, तो इन चीज़ों का ध्यान कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रखा जा सकता है। या स्मार्ट सिग्नलिंग की जिस तरफ से ट्रैफिक ज़्यादा है उस तरफ के जो सिग्नल हैं ग्रीन वो ज़्यादा देर के लिए होने चाहिए। और फिर हैवी ट्रैफिक को रूट कर दे कि इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, आप इस रूट को ले लीजिए, और डाइवर्ट कर दे। ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल है। इश्यूज़ क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? लीगल इशू है, गाड़ी है, गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो गाड़ी तो सेल्फ ड्राइविंग थी, साथ में आप बैठे थे, आपने कहा गाड़ी ने टक्कर मारी है, केस करना है तो गाड़ी पे करो, मेरी क्या गलती, मैं तो साइड में बैठा था। तो लॉ जब टूटा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस तरह से आप ब्लेम करोगे? यहाँ पे गाड़ी से अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये लीगल इश्यूज़ हैं। इनइक्वालिटी कंट्री में बढ़ जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के पास स्किल होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके पैसे कमाने की या एक्सपैंड करने की बिजनेस को, वो तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो बेसिक अनस्किल्ड वर्कर्स हैं या अनस्किल्ड लोग हैं वो तो बार्गेनिंग पावर अपनी लूज़ कर देंगे, है ना, और वो पावर में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का नुकसान होगा और कुछ लोगों का फ़ायदा होगा, तो हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। मिसयूज़ हो सकता है, एक इस तरीके की डीप फेक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, और वो बहुत ही ज़्यादा ना गलत चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। कि जैसे देखो किसी ओरिजिनल फोटो को देखो, यू रिकॉग्नाइज हर फेस, बट देन डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्होंने उसका फेस ही चेंज कर दिया। या इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक आदमी की फ़ोटो है और वो जैसे जैसे अपने एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है, दूसरे आदमी की फ़ोटो भी वैसे ही एक्सप्रेशन चेंज कर रही है। तो कुछ बहुत ज़्यादा किसी की इमेज को टार्निश करने के लिए डीप फेक्स वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके मिसयूज़ कर रहे हैं। एंड देन सर्वेलेंस, कहीं ना कहीं पब्लिक के कैमरास को गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है या कोई प्राइवेट एजेंसी यूज़ कर सकती है, टेलीफोन कन्वर्सेशंस को टैप करा जा सकता है, रिटन कम्युनिकेशन को टैप करा जा सकता है, और लोगों पे क्या कर सकते हैं हम, मास सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा मिसयूज़ है कि इतने ज़्यादा डाटा को यूज़ करके वो बता देगा कि इस तरीके के लोग, इस तरह के कम्युनिटी के लोग ये करते हैं, XYZ काम करते हैं, यहाँ जाते हैं, वो उनकी लोकेशन है, वो उनका खाना है। तो वो स्पाइंग करना हो गया कहीं से किसी तरीके से, और ये अगर कोई दूसरी कंट्री करती है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
फिफ्थ पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर ले, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि ह्यूमंस को वो कंट्रोल करने लगे। और लास्ट पॉइंट एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ हमेशा रहते हैं चीज़ों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, जैसे कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स ने ह्यूमंस को रिप्लेस किया। वो बात दूसरी है कि कंप्यूटर्स की वजह से आज लोगों में एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है और कंट्री की जीडीपी भी बढ़ी है कंप्यूटर्स के आने से। सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हुए हैं, लेकिन हमें डर तो था ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यही डर है, बायसनेस आएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाया था टे नाम से, और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट था। तो उसने क्या काम किया, लोगों से ना बायसनेस सीख ली ट्विटर पे, लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के, और वो रेसिस्ट और कास्टिज्म और कम्युनलिज्म जैसे कमेंट्स भी करने लगा, और उसने वो चीज़ सीख ली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह है तो वो गलत चीज़ें भी सीख सकता है। तो ये बायसनेस्ड हो गया। और वेपन्स, लीथल वेपन्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और हो सकता है ह्यूमन का उस पर कंट्रोल नहीं रहे। ऐसे एथिकल इश्यूज़ हैं। तो अब बस चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, तो वो होना चाहिए। डाटा की सिक्योरिटी का इशू है, हमें प्राइवेसी का लोगों का ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजिकल, हमारी कंट्री में सुपर कंप्यूटर्स बहुत कम हैं और क्वांटम कंप्यूटर तो है ही नहीं, तो हमारे पास एक कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग पावर भी कम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए। और ह्यूमन रिसोर्स, एक टैलेंट पूल भी हमारे पास कम है जो इन एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर पाए। कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए। तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स इस तरह से लिए हैं कि एरावत नाम का एक स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया बनाया है। इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म बनेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, वो ट्रांसफॉर्म करेगा हमारे एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन या मोबिलिटी, इस तरीके के सेक्टर्स को गवर्नमेंट एजेंसीज को या गवर्नमेंट को हेल्प करेगा अपनी पॉलिसीज़ बनाने में। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, उसने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस बनाने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जैसे कि इंडिया उसका मेंबर है ऑब्वियसली, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना है तो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और वो रिस्पेक्ट करे ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। ये उनके प्रिंसिपल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और US में जो टेक जायंट्स होते हैं वो ही इसको रेगुलेट करते हैं, सेल्फ रेगुलेट। तो इंडिया लेवल पर आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए था, और एक इंटरनेशनल लेवल पर आपको पॉइंट देना था तो OECD का पॉइंट देते। अगर इन 2 पॉइंट से आप मेंस का आंसर में अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं तो वो एक अच्छा आंसर हो जाएगा। रेस 2020 जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग और माइती ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी मिनिस्ट्री है। और रेस का मतलब था कि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए सोशल एम्पावरमेंट के लिए, है ना। तो अब UPSC इस पे क्वेश्चन ये बना सकता है कि रेस क्या है, तो ये आपको बोलेगा अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। ए का मतलब अवेयरनेस कैंपेन बता देगा, और एस का मतलब वो कुछ भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ये वो कुछ करके वो कुछ भी बता देगा। आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, या वो आपको ना मिनिस्ट्री चेंज कर देगा, वो बोलेगा ये तो भाई ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए वाली मिनिस्ट्री है और नीति आयोग का प्रोजेक्ट था। तो ऐसे ही क्वेश्चन UPSC पूछता है, और आपकी छोटी छोटी फैक्चुअल नॉलेज को भी कभी कभी टेस्ट करता है। मई 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इंडिया का। एक छोटा सा पॉइंट है वैसे, CBSE में भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल कैरिकुलम में डालने की बात करी गई है। और इंडिया पार्ट बन गया है GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जून में बना है, और इसका एम है कि वो गैप को जो है वो कम करे, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसको बिल्ड करे। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा कि ये पब्लिक लेजर है, जो कि बात सही है, दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिसेंट्रलाइज्ड है बॉडी। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन, तो वो यहाँ सेकंड ऑप्शन में कहता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है या डिजाइन है वो सच दैट है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए ही यूज़ हो सकता है। तो हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी नहीं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो अगर बहुत सारे एप्लीकेशन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी कैसे हुआ, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, तो हमारा ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। जो ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस हैं वो किसी की परमिशन के बिना भी बनाई जा सकती हैं। तो ये बात सही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, और कोई सेंट्रल बॉडी है ही नहीं रेगुलेट करने के लिए, तो ऑब्वियसली कोई भी बना सकता है किसी भी यूज़ के लिए। तो आंसर क्या हुआ हमारा 1 और 3। दूसरा क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था कि उसने पूछा कि प्रेजेंट स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो पहला था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम कर सकता है, मीनिंगफुल स्टोरीज बना सकता है, सॉन्ग्स बना सकता है, डिजीज़ की डायग्नोसिस कर सकता है,
टेक्स्ट टू स्पीच ये तो आप ऑलरेडी करते हो, बोलते हो और टेक्स्ट टाइप हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल कर सकता है। 4 तो था ही ऑप्शन। वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहीं ना कहीं कर सकता है। तो अभी तो यूपीएससी ने आंसर की नहीं दिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है आंसर ऑल ऑफ दीज ही है। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2 फिनिश करते हैं। सिंप्लीफाई सिविल्स बिल्कुल आपके साथ है। हमारा टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाई सिविल करके है, वो आप प्लीज़ ज्वाइन करें नई अपडेट्स के लिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच क्लास।